हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई पी ब्लॉक हमने शुरू करा था एक सदियों पहले, याद है। 9वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। आज पी ब्लॉक का लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर है। सर फाइनली एक तो गुड न्यूज़ दिया आपने हमें। तो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करी थी ये बातचीत कहाँ से? ग्रुप नंबर 15 से, राइट, नाइट्रोजन फैमिली से। हमने नाइट्रोजन फैमिली कवर कर ली, हमने ऑक्सीजन फैमिली कवर कर ली, हमने हैलोजन फैमिली भी लास्ट लेक्चर तक कवर कर ली, सही बात है। तो बेटा आज टाइम है हमें हमारे पी ब्लॉक की लास्ट फैमिली से मिलने का। कौन सी फैमिली? ग्रुप नंबर 18। आज हमें क्या डिस्कस करना है? ग्रुप नंबर 18 डिस्कस करना है। दैट इज योर इनर्ट गैस, या फिर आप इसको नोबल गैसेस भी बोलते हो। बेटा बहुत छोटा सा ग्रुप है, बहुत ज्यादा हाईफाई इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली आपको पता है, पीरियोडिक टेबल से आप लोगों को पता है कि इनर्ट गैसेस तो कंपाउंड ही नहीं बनाती। तो काहे बात के हाइड्राइड्स, काहे बात के ऑक्साइड्स, काहे बात के ऑक्सो एसिड्स और काहे बात के हैलाइड्स, राइट। बट बहुत सारे साइंटिस्ट और केमिस्ट ने इस चीज पे बड़ी रिसर्च करी कि यार ऐसा कैसे हो जाता है कि ये कंपाउंड्स ही नहीं बनाती। तो दे केम अप विद सम कंपाउंड्स जिसके बारे में हमें पता चला विद टाइम। ऑब्वियसली शुरुआत में हमें यही था कि नोबल गैसेस इनर्ट हैं, ठीक है, रिएक्टिव नहीं है ज्यादा। बट हाँ कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमें पता चलते हैं। तो आज हमें उन्हीं के बारे में ही डिस्कशन करना है। आज का हमारा टारगेट क्या है बेटा? आज का हमारा टारगेट सिंपल सा है, आज का गोल छोटा सा है। हमें ग्रुप नंबर 18 जो है वो पूरा का पूरा ही निपटाना है, ठीक है, एज शॉर्ट एंड स्वीट। ग्रुप नंबर जो 18 है इसके बारे में सारी बातें करनी है और इसको एक बार में पूरा निपटाना है। सर निपटाना मतलब आप समझाओगे नहीं क्या? बेटा समझाएंगे, प्यार प्यार से एक एक बात डिस्कस करेंगे। बट यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें समझने की नहीं है। रादर यहाँ पे आपकी VSEPR थ्योरी का बहुत ज्यादा काम है। मैं आपको बता दूं, इस सेशन के लिए प्री रिक्विजिट अगर मैं बोलूं तो वो है VSEPR थ्योरी। ऑल्दो यहाँ जितनी चीजें यूज होंगी उतनी मैं खुद समझाऊंगा कैसे VSEPR लग रहा है। पर हाँ अगर आप पहले से रिवाइज करके आए होंगे, अगर आप ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख के आए होंगे तो फिर तो केक वॉक है ये वाला सेशन, ठीक है। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जो है वो बहुत आसान आसान है। पर हाँ चीज़ों की ज्योमेट्री, चीज़ों के काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूजेस ना आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि बेटा थियोरेटिकल पॉइंट्स है, उनमें कुछ समझाने का नहीं है। तो मुझे मतलब उसमें बता के मैं आपको क्या ही कहूँगा, ये थोड़ी कहूँगा बेटा ये देखो हीलियम बलून फुलाने के काम आता है, बेटा देखो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट प्रोड्यूस करने के काम आता है MRI के, बेटा देखो ये आर्गन किस चीज़ में काम आता है, बेटा देखो नियॉन किस चीज़ में काम आता है। तो यूजेस के लिए मैं सेशन की शुरुआत में ही कह रहा हूँ, सिर्फ एक पार्ट है जो हम नहीं कवर कर रहे हैं, दैट इज यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। वो जब आप अपनी NCERT पढ़ेंगे ना तो NCERT में ग्रुप 18 के एंड में एक डब्बा मिलेगा आपको यूजेस का, ठीक है। एक बार वो गो थ्रू करना, दैट इज एन असाइनमेंट फॉर यू फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इतना सा तो आप मेरे लिए कर ही लोगे ना। तो सेशन की शुरुआत में ही मैंने असाइनमेंट दे दिया है। क्या असाइनमेंट दे दिया है? आप लोगों को ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं इनके यूजेस गो थ्रू करने हैं NCERT से। सर जब ये यूजेस आप हमें पढ़ने के लिए आखिर कह क्यों रहे हो? बेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेई ने डायरेक्ट सवाल पूछा है इस पे। मैं इसलिए ये करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जेई ने जो है वो हमसे डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है यूजर्स पे। और अगर डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है यूजर्स पे तो फिर हम अपने क्यों फ्री के 4 नंबर जाने दें? जब 4 बातें ध्यान ही रखनी है पढ़ के, कोई लॉजिक न्यूज याद ही रखनी है बातें, तो क्यों हम अपने फिजूल के नंबर जाने दें, राइट। आपको जब मैं PYQs करवाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा जेई ने क्या सवाल पूछा है। एंड अगर आप तब तक ये पढ़ चुके होगे तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है, मजे ही आ जाएंगे, आप लोग खुद उस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। तो बेटा PYQs करने पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले सेशन में जब हम PYQs करेंगे तो आई वांट यू गाइज टू बी रेडी फॉर इट। तो PYQs का सीधा सा फंडा है, आप लोग पूरा चैप्टर एक बार पढ़ के आइएगा। जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, जैसे भी आप फॉलो अप ले रहे हैं, रिवाइज करके आइएगा। सारी DPP के क्वेश्चंस देख के आइएगा। अब PYQ में हम क्या करेंगे, जो हमारा एक तरीका होता है, हम क्वेश्चन को देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे, सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो को प्ले करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आई रियली वांट आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। देखो एक साथ सुन लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एक एक सवाल खुद अटेम्प्ट कर करके सुनोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार मुझसे सारे सवाल बन गए, मुझसे इतने सवाल बन गए। तो टेक इट एज योर टेस्ट, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल डिस्कस देयर। अभी हम शुरू क्या करना चाहते हैं? अभी हम शुरू करना चाहते हैं हमारा ग्रुप नंबर 18, दैट इज इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस फैमिली। कूल है, चलो स्टार्ट करते हैं।
बेटा जी हमारा जो ग्रुप 18 है यहां से शुरू होते 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 हम फाइनली यहां तक आ ही गए। ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसॉन। ठीक है, ये हमें पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव है, हम इसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। ये वाले एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, और ये नया वाला ओजी एलिमेंट भी। चलो, अगर ये बातें हैं तो बेटा जी इसके बारे में हम क्या बातचीत कर सकते हैं ग्रुप 18 के बारे में। बेटा ग्रुप 18 के बारे में अगर आप बात करो तो ये तो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हो। ओके, सारे के सारे ही कैसे हैं, गैसेस हैं, इसीलिए हम इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। और केमिकली कैसे हैं, अनरिएक्टिव हैं। अब अनरिएक्टिव क्यों है, फटाफट सुन लो, वैसे तो आपको पता है सारी बातें, बट स्टिल बेटा जो ग्रुप 18 है इसमें अगर मैं हीलियम को हटा दूं तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जो बचे हुए एलिमेंट्स है बेटा इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6। बोलो सही बात है क्या। और अगर मैं आपसे हीलियम की बात करूं स्पेसिफिकली तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2। ध्यान से देखें, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2। और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि आपका नियॉन, आपका आर्गन, आपका क्रिप्टन, आपका जेनॉन, आपका रेडॉन, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NH2NP6। यानी कि हम ये बोलें क्या कि जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं इनका क्या है, इनका है बेटा फुली वैलेंस शेल। फुली से ज्यादा बेटर होगा वर्ड, कंप्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या कंप्लीट की जगह पे मैं बेटर वर्ड और क्या यूज कर सकता था, फुली फिल्ड। बेटा अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है मतलब हीलियम के लिए डबलेट पूरा हुआ हुआ है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखता है, बाकी सब के लिए ऑक्टेट पूरा हुआ हुआ है, राइट। हीलियम के लिए क्या पूरा हुआ हुआ है, डबलेट। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हम डबलेट की बात करते हैं, जबकि इन सब केसेस में हम किस चीज की बात करते हैं बेटा, ऑक्टेट की। तो मैंने बोला हीलियम के केस में डबलेट पूरा हुआ हुआ है, इन सभी के केस में ऑक्टेट पूरा हुआ हुआ है। तो बेटा अगर इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है ना, अगर इन लोगों का कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है तो क्या इन्हें कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, नहीं है। क्या इन्हें किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, नहीं है। बेटा नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, ये बात मानते हो आप, हम सब, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी का मायना सबके लिए अलग अलग है। तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी का मायना है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए IIT में, मेरे लिए स्टेबिलिटी का मायना है तुम्हें समझ आ जाए मेरा पढ़ाया हुआ। वैसे इन एलिमेंट्स के लिए स्टेबिलिटी का मायना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो बेटा अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट ही नेचुरली ही स्टेबल है तो मुझे बताओ क्या वो कुछ तिया पांचा कुछ आड़ा तिरछा कुछ तो जुगाड़ करेगी क्या कोई और कंपाउंड बनाने का या इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का, नहीं करेगी। दैट इज द रीजन कि दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल अमंग्स देमसेल्व, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल अमंग्स देमसेल्व एंड that's why they are chemically unreactive, they don't feel the need to react, right। ठीक है, they form very few compounds, because of this they are termed as noble gases। तो बेटा जब noble gases डिस्कवर हुई थी ना तब तो हमें 0 कंपाउंड्स पता थे इनके, हमें पता ही नहीं था कि ये कोई कंपाउंड बना सकती है, इनका कोई कंपाउंड हो सकता है क्या। वो तो हुआ क्या, समय के साथ साथ एक साइंटिस्ट जी आएंगे, हमारे नील अंकल आएंगे, नील अंकल से मिलवाऊंगा आपको, उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी एंड ही टोल्ड अस कि भाई कुछ कंपाउंड्स तो बन जाते हैं, पर अभी भी बेटा बहुत कोई भंडार आपके पास नहीं आ गया है, कुछ ही कंपाउंड आए हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज नोबल गैसेस, दे डोंट रिएक्ट मच, राइट। अच्छा, अगर इतनी बातें हो गई हैं हमारे पास में ग्रुप 18 को लेके, तो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास में जो सारी गैसेस हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में अकर करती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो बेटा इन दोनों को हटा दो, या फिर आप बात कर लो इसकी, इन दोनों को हटा दो। जेनॉन भी बहुत ज्यादा नहीं होता बट ठीक है,
इन दोनों को हटा दो क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ये सब के सब आप क्या बोलते हो, ये सब के सब एटमॉस्फेयर में अकर करते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं आपको। अच्छा, इनका एटमॉस्फेरिक अबंडेंस भले ही बहुत कम हो बट स्टिल मिल तो जाते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका होता है, इस 1% में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, आर्गन का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, आर्गन का। अगर आप हीलियम और नियॉन की बात करें तो बेटा वो कई बार रेडियो एक्टिव ओरिजिन वाले मिनरल्स में भी पाई जाती है, पर हाँ आर्गन है वो आपकी सबसे ज्यादा अबंडेंस में होती है आउट ऑफ ऑल नोबल गैसेस विच आर अवेलेबल। ठीक है, चलो अगर ये बात आपको समझ में आती है इनके अकरेंस के बारे में, तो हीलियम का सबसे कॉमन सोर्स होता है बेटा नेचुरल गैस। जिनॉन और रेडॉन ये रेयरेस्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप के। मैंने कहा था ना ओजी नहीं, जिनॉन भी बहुत कम पाया जाता है, रेयरेस्ट है। और रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है अगर रेडियो एक्टिव है तो ये तो डिके से ही मिलेगा। अगर रेडियो एक्टिव है तो डिके से ही मिलेगा, और अल्फा रेज बीटा रेज उस तरीके की रेज निकालेगा। तो बेटा डिके कैसे होता है, ये होता है रेडियम की डिके से प्रोड्यूस। रेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 88, उसका मास नंबर है 226। जब इसको हीट करते हैं डिके करता है, ये 88 नहीं होगा बेटा 86 होगा। आपका कंजर्व रहना चाहिए ना नंबर। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, रेडॉन बनाता है। और उसके साथ में देखो अल्फा रेज निकल गई, क्या हीलियम मतलब अल्फा रेज ही तो होती हैं। तो डिके प्रोडक्ट होता है रेडियम का रेडॉन। ठीक है, इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। ठीक है, आपको समझ में आया हीलियम का सोर्स, आपको समझ में आ गया रेडॉन कैसे बनता है। ये रिएक्शन ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं। ओके, अगर आपको रेडॉन का बनना भी समझ में आता है तो अब बात कर लेते हैं इस टेबल की। हमने पूरे पी ब्लॉक इन टेबल के साथ मोहब्बत कर ली है बहुत भयंकर तरीके से, राइट। अब हमें कोई भी टेबल दे दो हमें डर नहीं लगता पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर की। अच्छा जी, क्या है इस टेबल में देखें जरा। बेटा देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये हमेशा मोनोएटॉमिक स्टेट में पाए जाएंगे, आइसोलेटेड तो है ना। जैसे हैलोजेंस तो डाई में आ गए थे ना, F2Cl2 Br2 I2 पढ़े थे हमने जब उनका कंपैरिजन किया था। ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक स्टेट के अंदर है। अगर आप एटॉमिक नंबर देखो तो डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ना भी चाहिए, बढ़ भी रहा है। अगर आप एटॉमिक मास देखो तो एटॉमिक मास बढ़ना भी चाहिए, बढ़ भी रहा है। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यहां तो NS2 फॉलो हो रहा है, परंतु इन सभी केसेस में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, NS2NP6। इन सब केसेस में क्या चल रहा है, NS2NP6। ओके, तो NS2NP6 देखो 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। कॉन्फ़िगरेशन समझ आया। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ता है। बेटा जब एटॉमिक साइज की बात चली है तो ध्यान से सुनना, यहां पे हम कौन सी एटॉमिक रेडियाई देखते हैं। आपको ध्यान है हमारे पास में कोवेलेंट रेडियाई होती थी, हमारे पास में आयनिक रेडियाई होती थी, पर यहां पे बेटा कौन सी चलती है, यहां पे चलती है वैंडर वॉल रेडियाई। यहां हम कौन सी रेडियाई पढ़ते हैं, वैंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल आपको पता ही है क्या होती है, घटती है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। मजे की बात तो यहां है, फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा अगर तुम लोगों को पुरानी 4 लेक्चर्स याद हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एक नेगेटिव वैल्यू हुआ करती थी ना दोस्त। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी वैल्यू होती थी, एक नेगेटिव वैल्यू हुआ करती थी। अगर बेटा ये एक नेगेटिव वैल्यू हुआ करती थी तो हम कहते थे इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से एनर्जी रिलीज होगी। पर यहां तो कमाल हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी है, डिक्रीज इंक्रीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं देखो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना अपने आप में गलत बात है भाई साहब। इसका मतलब ये शो होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेके खुश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते ही नहीं है। समझ में आई बात। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब ये शो करता है कि इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो बेटा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए आइडियली। तो देखो यहां से यहां डिक्रीज, यहां से यहां लगभग सेम, यहां पे डिक्रीज और यहां पे डिक्रीज। ठीक है, चलो ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। पर ये क्या है, हीलियम से नियॉन आने पे इतना बड़ा डिफरेंस, सोचना, दिमाग लगाना जरा। अब यहां तो मैंने बॉन्ड भी नहीं बनाया, कैसे हो रहा होगा ये सोचो।
बेटा ये हो रहा है साइज की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? साइज की वजह से। जो आपका हीलियम है वो NS2 है, 1s2, और जो आपका नियॉन है वो 2p6 है, 2s2 2p6। हीलियम का साइज बहुत छोटा है, डबलेट पूरी करके बैठा है, वो भी इतने से शेल में। उसमें तुम इलेक्ट्रॉन घुसाओगे, चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, भीषण रिपल्शन। एंड दैट्स द रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस समझ में आता है। बाकी तुम्हारा नॉर्मल ऑर्डर चलता है। तो अगर कोई यहां पे तुमसे ऑर्डर पूछ ले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो हम बता पाएंगे या रो देंगे? तो हम बता पाएंगे। हम क्या बता पाएंगे? हम बोलेंगे कि भाई सबसे कम तो देखो हीलियम ही होगा, देन तुम्हारा कौन हो जाएगा? हीलियम के बाद तुम्हारा आ जाएगा रेडॉन, रेडॉन के बाद आपका कौन आ जाएगा? जिनॉन, जिनॉन के बाद कौन आ जाएगा? क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद कौन आ जाएगा? आर्गन, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? नियॉन। देखना जरा ये सही ऑर्डर है क्या? सबसे कम हो जाएगा तुम्हारा हीलियम, सबसे ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा रेडॉन, देन आ जाएगा तुम्हारा जिनॉन। क्रिप्टन आर्गन ऑब्वियसली बराबर होते हैं, ओके। और हमारे पास में जो नियॉन है वो सबसे कम हो जाएगा, राइट। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ गई। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता ही है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता ही है। एटमॉस्फेरिक कंटेंट काम की बात नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता है, मोलर मास, और तुम्हें कैसे चेक करना होता है। क्लियर है? तो एक बार इस टेबल को देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हम बाद में। सुन लो एक बार मेरा वीडियो वापस पीछे जाके, चाहे ध्यान से देख लो। कोई भी चीज़ अगर नहीं क्लियर हो पा रही हो तो 1 मिनट लगा लो इस टेबल पे। ठीक है, आगे बात करें। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर ली यार। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब बोलोगे सर यहाँ बॉन्ड एनर्जी डिस्कस नहीं करी। बेटा बॉन्ड एनर्जी किसकी डिस्कस करूँ जब बॉन्ड ही नहीं बनता? He2 Ne2 इस तरीके के बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते, कैसी बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करें, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, पता है हमको। इनकी इनर्टनेस का रीजन क्या होता है? कि नोबल गैसेस में कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। पता है हमको। अगर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है? इनकी कंपैरेटिवली हाई होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बेटा एक बात नोटिस करी तुमने, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज हैं ये बहुत ज्यादा नहीं दिखी। मैं सोचा था आप लोग नोटिस कर लोगे। बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, आसानी से तो नहीं निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है तो तुम्हें बाहर से कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा, बहुत ही भयंकर ज्यादा। ध्यान से देखो, हीलियम के केस में तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि इतना छोटा सा साइज है, 2 इलेक्ट्रॉन ही उसके पास कुल है, उसमें से भी तुमने एक मांग लिया। बहुत ज्यादा लाते घुसे मारने पड़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एंड यू ऑलवेज नो दैट कि नोबल गैसेस जो होती हैं, अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल ही दिखा दूं तो हम लोगों ने बात करी हुई है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है। एंड नोबल गैसेस का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में हाईएस्ट साइज होता है, वैन डर वाल रेडियाई। आयनाइजेशन एनर्जी भी हाईएस्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, राइट। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनके लिए कोई ज्यादा मकसद रहता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें इनके कंपाउंड्स पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पता चली गया कि यहां तक वैल्यूज नेगेटिव चल रही थी, पर यहां से यहां जाती तो पॉजिटिव हो गई। और आयनाइजेशन एनर्जी का तो हमने अभी अभी डेटा ही देख लिया, और डेटा से हमें समझ में आ रहा है कि वैल्यूज कितनी बड़ी बड़ी आई हैं, राइट। ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो हम आते हैं वापस से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। They have high ionization enthalpy and more positive electron gain enthalpy। बेटा बताओ फील आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आया ना? अगर ये बात समझ में आई तो अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे, कि भाई जब सारी बातें कर ली तो इसकी रिएक्टिविटी पे बहुत समय तक बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी, बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश करी, बट किसी को कुछ भी जवाब नहीं मिला। लोगों के पास यही आ रहा था कंक्लूजन कि भाई इसके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते।
तो वही वाली बात हमने यहाँ लिखी भी है कि रिएक्टिविटी जो थी नोबल गैसेस की उसको ओकेजनली इन्वेस्ट किया गया, और जब से उनकी डिस्कवरी हुई इतने हमने अटेम्प्ट लगाए उनको चेक करने के लिए, पर हम हर बार ही क्या रहे, अनसक्सेसफुल रहे, बहुत सालों तक अनसक्सेसफुल ही रहे। अगर हम अनसक्सेसफुल रहे तो बेटा फिर एक समय आया, यही वो समय है जिसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। मार्च 1962 इसमें एक अंकल आए, नील बार्टलेट। वो क्या कर रहा था, वो ना नोबल गैसेस की डिस्कवरी पे, उनके कंपाउंड्स पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है भाई, कोशिश कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया, वो रिसर्च करते करते उसके पास कुछ और काम आया, एंड उसने एक दूसरे काम पे अपना सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा रिसर्च लगाना शुरू कर दिया। वो क्या कर रहा था उस दूसरे काम में उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ये वाला। दूसरे काम में उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, ये वाला। आयनिक होगा तो ऐसा होगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया, ये आपका रेड कलर का कंपाउंड था बेटा। जब उसने ये बनाया ना, तो अचानक से उसकी लाइफ में यूरेका मोमेंट आया। यूरेका मोमेंट समझते हो ना तुम, अचानक से खुशी हुई, कुछ तुमने फिगर आउट कर लिया। तो उसकी लाइफ में अचानक से एक यूरेका मोमेंट आया। क्या था वो मोमेंट, उसको रियलाइज हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो इस O2 की है, ध्यान दीजिएगा, मैं एटॉमिक ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। जो इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी है, वो भी तो लगभग किसके बराबर होती है, जिनॉन के। अरे भैया देखो, उस टाइम पे ये जो साइंटिस्ट होते थे ना, इनकी घर गृहस्थी तो थी नहीं, बाल बच्चों से पटती नहीं थी, बीवी खाना देती नहीं थी, तो ये बैठे बैठे यही सोचते रहते थे। अब आपके दिमाग में आ सकता है, सर कोई आदमी नोबल गैस की रिसर्च कर रहा है, समझ आता है, नोबल गैस से हटके दूसरा काम करने लग गया है, दूसरे काम में भी आप कह रहे हो उसको यूरेका इस मोमेंट पे आया, तो ये ख्याल आया। तो बेटा उनकी जिंदगी ऐसी थी, क्या कर सकते हैं। पर वो नहीं होते तो अभी हम पढ़ नहीं पा रहे होते ना सर, अच्छा ही होता नहीं पढ़ पा रहे होते तो। पर बेटा जेई तो पूछता है ना, तो ध्यान से, हमने क्या बोला, उसको ये रियलाइज हुआ कि ऑक्सीजन की, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, जिनॉन के बराबर। अगर बेटा ये जिनॉन के बराबर हो गई नहीं होती है, तो फिर उसने कहा कि अगर सेम ऐसा ही कंपाउंड मैं जिनॉन के साथ बनाने का ट्राई करूं तो। ही ट्राइड, कोशिश करी उसने कहा अगर सेम ऐसा ही कंपाउंड मैं जिनॉन के साथ बनाने की कोशिश करूंगा तो उसको ये कंपाउंड बनाना था फिर, इसका मतलब। एंड गेस व्हाट, वो ये वाला कंपाउंड बना पाया, और अगर वो ये वाला कंपाउंड बना गया तो फिर उसने ये कंक्लूजन दिया कि ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस के कंपाउंड्स बनते नहीं है, तुम बना के देखो। जिनॉन ने तो कंपाउंड बना लिया, और अगर जिनॉन ने कंपाउंड बना लिया तो जिनॉन के और कंपाउंड्स भी बनते होंगे, चलो उन पे काम शुरू करते हैं। कहानी का सार समझ आया क्या? अभी मैं तुम्हें सारी बात स्लाइड्स पे दिखा दूंगा, थ्योरी में पढ़ा दूंगा, बट तुम्हें कहानी का सार समझ में आया क्या, कि एक्चुअली नील बार्टलेट वो समवन जो किसी चीज पे काम करने लगा, क्योंकि वो पहले नोबल गैस पे भी डिस्कवरी कर रहा था और उस टाइम का हॉट टॉपिक था, वो एवरीबडी वाज वर्किंग टू फिगर आउट कि इनके कंपाउंड्स बनते हैं कि नहीं बनते। तो सडनली उसको अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रियलाइज हुआ कि जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वही तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, 1165 1170 के आसपास। ठीक है, तो उसने कहा जब ये कंपाउंड बन सकता है तो ये क्यों नहीं बन सकता, तो जब ये कंपाउंड बन सकता है तो ये भी बन सकना चाहिए, और अगर ये बन सकता है तो आगे बात कर लेते हैं। तो वही वाली बात आई कि इन मार्च 1962 नील बार्टलेट, देन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ही ऑब्जर्व्ड द रिएक्शन ऑफ अ नोबल गैस। हाउ डिड ही ऑब्जर्व इट, लेट्स वॉच। ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड which is formulated as O2 plus PtF6 minus. ठीक है, he then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen is almost similar or identical with that of xenon. First ionization enthalpy of molecular oxygen is almost identical to that of xenon. अगर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा उसको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगा, तो ही मेड एफर्ट्स टू प्रिपेयर सेम टाइप ऑफ कंपाउंड विद xenon also. He made efforts to prepare same type of compound with xenon as well, and he was successful in preparing that another red colored compound, that is this one. He was successful in preparing this. How? He mixed PtF6 with xenon. ओके, व्हेन ही मिक्स देम एंड ही सॉ कि ये दोनों रिएक्ट कर गए। अगर ये दोनों रिएक्ट कर गए तो उसके बाद में पता चला कि अच्छा नोबल गैसेस कंपाउंड बना सकती है, और लोगों ने फिर जब इस तरीके से काम किया जिनॉन पे, तो जिनॉन के कुछ और कंपाउंड्स भी हमें मिले।
पर हाँ, ऐसा नहीं था कि जिनॉन ने दुनिया में सबके साथ ही रिएक्ट कर लिया। दुनिया में जब इन लोगों ने जिनॉन के कंपाउंड देखे तो पता चला कि जिनॉन तो सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके गया था। जिनॉन के कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मिले? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में। जिनॉन के कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में मिले बेटा? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में ही मिले। ठीक है, कोई बात नहीं साहब, इनके साथ ही मिले, मिल तो जाए। पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो जिनॉन के कंपाउंड्स तो मिल गए। चलो, अगर मिल गए तो फिर बेटा लोगों ने कहा कि सिर्फ जिनॉन ही क्यों, बाकी कंपाउंड्स नहीं बनते क्या? तो बेटा बाकी कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। फिर देखा गया तो देखा क्रिप्टन भी कंपाउंड बनाता है, बट बहुत कम। सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? डाइफ्लोराइड। पर ध्यान से देखना, ये भी फ्लोरीन के साथ ही तो बना है, ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही तो बना है, राइट? अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन। रेडॉन तो यार देखो समझ ही आता है, रेडियो एक्टिव है। अगर रेडियो एक्टिव है तो उससे काम चलना भी नहीं था। अगर उससे काम चलना भी नहीं था तो स्टिल उसका एक कंपाउंड मिला था, बट हम उसको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, तो हम लोग उस पर बात करते नहीं हैं। और बेटा इनके तो कोई कंपाउंड मिले ही नहीं। आर्गन, नियन और हीलियम का कोई कंपाउंड अभी तक मिला ही नहीं। ठीक है, तो बेटा जी जिनॉन के कंपाउंड मिले, क्रिप्टन का एक कंपाउंड मिल चुका है, रेडॉन का समझा गया है पर आइसोलेट अभी तक नहीं करा गया है, और इनके तो मिले ही नहीं। क्लियर? एक बार पढ़ना है सारे पॉइंट ध्यान से, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ सो दैट आप लोग इसको देख पाओ एक बार आराम से। हाँ जी, देखा गया? कोई डाउट है इन पॉइंट्स के अंदर? चलो भाई, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो अब हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करने। तो अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं तो बेटा आगे हमें क्या दिया हुआ है, देखें ध्यान से। यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि जिनॉन जो है वो 3 तरीके के बाइनरी फ्लोराइड उसके देखे गए हैं अभी तक। ठीक है, हमने कहा ना जिनॉन के कंपाउंड्स पता चले थे, तो जिनॉन के 3 तरीके के बाइनरी फ्लोराइड्स यहाँ पे देखे गए। क्या क्या? XeF2, XeF4 एंड XeF6। ठीक है, जो कैसे बनते हैं? जो बनते हैं जिनॉन और फ्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन से। तो बेटा 3 तरीके के कंपाउंड्स आपने देखे हैं, XeF2, XeF4, XeF6। इनकी रिएक्शंस तो हम समझ लेते हैं। चलो, पहले हमने बोला ये सबके सब बनते कैसे? डायरेक्ट रिएक्शन से, कि जिनॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन होगा और ये कंपाउंड्स बनेंगे, पर किस प्रपोर्शन में होगा, कैसे होगा, वो समझने वाली बात है। तो देखो, जिनॉन और फ्लोरीन का अगर मैं रिएक्शन करवाऊं और जिनॉन को क्या लूं, एक्सेस में ले लूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है? XeF2 बन जाता है। अच्छा, पर अगर मैं यही रिएक्शन 1:5 के रेशियो में करवा दूं तो क्या बन जाता है? XeF4 बन जाता है। और अगर मैं ये सेम रिएक्शन 1:20 के रेशियो में करवा दूं तो बन जाता है XeF6। ध्यान दीजिएगा, जब आपने रिएक्शन करवाया, अब डिपेंड करता है आप रिएक्टेंट को किस प्रोपोर्शन में लेते हो। अगर आपने जिनॉन बहुत एक्सेस में ले लिया तो XeF2 बन जाएगा, अगर आपने 1:5 के रेशो में ले लिया तो XeF4 बन जाएगा, और अगर आपने 1:20 के रेशो में ले लिया तो XeF6 बन जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर है? ठीक है, XeF2, XeF4, XeF6 बना लिया मैंने। अब XeF6 बनाने का एक तरीका और है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। बेटा आपको याद है मैंने आपको फ्लोरीन में ऑक्सीफ्लोराइड्स पढ़ाए थे जब हैलोजन फैमिली पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था 2 ऑक्सीफ्लोराइड्स होते हैं, OF2 और O2F2, और मैंने कहा था दोनों के दोनों फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम में आते हैं, राइट? अगर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम में आते हैं तो इनका काम क्या है? बेसिकली फ्लोरीन प्रोवाइड करवाना। तो बेटा अगर मुझे फ्लोरीन ही प्रोवाइड करवानी है तो मैं अगर XeF4 पे इसका हेल्प ले लूं, ये क्या है मेरे पास में? ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट ही तो है। दिस इज व्हाट? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है तो इसमें फ्लोरीन ऐड करवा दें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? XeF6 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन कब होती है? 143 केल्विन पे होती है, बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ही कम टेम्परेचर पे। ठीक है, XeF6 और साथ में क्या निकल जाता है आपका? O2। ठीक है जी, XeF6 बनाने की ये रिएक्शन भी पता चल गई है। ओके, अगर ये रिएक्शन भी पता चल गई है तो मैं आपसे आगे बात करूंगा इनके बारे में, बट उससे पहले मुझे जानना है क्या VACPR थ्योरी लगा के तुम मुझे इन तीनों के स्ट्रक्चर्स बता सकते हो क्या? इनमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इनमें स्ट्रक्चर्स बता दो प्लीज। पॉज करो वीडियो और तुरंत स्टार्ट करो। हाँ जी,
आई होप आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा पॉज करके, ठीक है। नहीं किया है तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कर लिया है तो मैच करना अपना आंसर यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है आपसे XCF2। तो बेटा दिखने में तो लग रहा है ये लीनियर, कि एक एक्सी पे दो फ्लोरीन के बॉन्ड है। लीनियर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है क्या? बेटा ये गलती कभी मत करना, I3 माइनस याद करो, तुम्हें हेलोजन के टाइम पे पढ़ाया था मैंने, वहां भी हमें लग रहा था कि 3 I तो लगाने हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? sp3d। शेप लीनियर थी, आई एग्री, बट ज्योमेट्री कैसी थी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो यहां भी चेक करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन किस पे चेक करना है? जेनॉन पे। कैसे चेक करेंगे? स्टेरिक नंबर मेथड जिंदाबाद। हाफ S प्लस V माइनस Q, जहां पे S क्या होता है? मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। V क्या होता है? सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और Q क्या होता है? चार्ज, राइट, दैट टू विथ साइन। बट ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज तो जीरो ही हो गया। S कितना हो गया? 2 फ्लोरीन हो गए, क्योंकि फ्लोरीन यूनिवेलेंट होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं। जिनॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, राइट। टोटल कितना आ गया? 10/2, यानी कि कितना आ गया? 5। अगर बेटा स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d तो बेटा जी ज्योमेट्री तो क्या होगी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, राइट। अब शेप कैसी होगी? मुझे लगता है लीनियर शेप समझ तो आई गई थी हमें। और ये क्या I3 माइनस जैसा होगा क्या दिखने में? बिल्कुल। देखो ये तुम्हारा जिनॉन है, इसको तुम्हें ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करने हैं। कितने अरेंज करने हैं? 2 फ्लोरीन अरेंज करने हैं। कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे, या फिर एक यहाँ लगाओगे? तो बेटा हमेशा हम लोन पेयर जो रखने पड़ेंगे, 2 तो फ्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे, बची हुई 3 साइड्स पे कौन आएंगे? लोन पेयर। लोन पेयर हमेशा कैसी जगह रहना चाहता है? लोन पेयर हमेशा रहना चाहता है आपका मिनिमम रिपल्शन वाली जगह पे। लोन पेयर आपका कहाँ रहना चाहता है? मिनिमम रिपल्शन वाली जगह पे। और अगर वो मिनिमम रिपल्शन वाली जगह पे रहना चाहता है तो टीबीपी ज्योमेट्री में वैसी जगह कौन सी होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन। टीबीपी में वैसी जगह कौन सी होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि मेरे जो 2 फ्लोरीन है वो तो यहाँ आ जाएंगे, और जो आपके लोन पेयर्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। देखो जरा आपकी शेप कैसी हो गई है? शेप कैसी हो गई है? शेप हमारी हो गई है लीनियर, राइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल की। अगला मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? अगला मॉलिक्यूल है XCF4। क्या करना होगा हमें? हमें XCF4 के केस में जिनॉन पे हाइब्रिडाइजेशन फिर से निकालना होगा। अगर फिर से निकालना होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ। सराउंडिंग एटम है 4, वैलेंस शेल में होते हैं 8, चार्ज है 0। 8 और 4 12, 12/2 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा? sp3d2। बोलो सही बोल रहा हूं क्या मैं? बेटा अगर sp3d2 आ गया दैट मीन्स हमारे पास यहां पे ज्योमेट्री तो कैसी हो जाएगी? ज्योमेट्री तो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसी होगी समझना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जिनॉन है और ऑक्टाहेड्रल है, तो आपको 6 साइड्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। चाहिए क्या? बोलो। अगर 6 साइड्स चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, बट एटम तो लगने वाले सिर्फ कितने हैं? 4, तो बचे हुए 2 कहाँ होंगे? लोन पेयर्स। लोन पेयर्स को कहाँ रखेंगे? बेटा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो 4 फ्लोरीन तो आपके लग जाएंगे इन 4 कॉर्नर्स पे, और ऊपर भी एक लोन पेयर आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल समझ आया, बट शेप आपकी अल्टीमेटली कैसी निकली? शेप आपकी निकल गई स्क्वायर प्लेनर। बोलो स्क्वायर प्लेनर आ गई क्या? ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अगला मॉलिक्यूल कौन सा है हमारा? XCF6। अगला मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? XCF6। ध्यान से देखें, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? हाफ 6 + 8 - 0। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? 6 और 8 कितना हो गया? 14, 14/2 हो गया 7। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3d3। देखना जरा ध्यान से, दिखाई दे रहा है क्या?
ठीक है, sp3d3, बेटा ये तो कॉम्प्लिकेटेड पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जा रहा। sp3d3 अगर हो गया है तो बेटा अब यहाँ पे शेप कैसे निकालेंगे? तो बेटा sp3d3 जब बनता है तो हमारे पास में बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप आके निकलती है। यहाँ पे शेप जो आएगी वो क्या होगी? यहाँ पे शेप आएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे शेप कैसी आएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल तो यहीं आ रही थी, यहां शेप आएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसी दिखती है प्लीज एक बार चेक करें। ठीक है, चलो इसी बहाने थोड़ी किताब उठा तो लोगे तुम लोग, राइट। चलो XeF6 हो गया। तो बेटा हमने सबकी बातें कर दी यहाँ पे। अब हम पढ़ लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। जिनॉन फ्लोरीन के कंपाउंड्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा ये बनते कैसे हैं हमने देख लिया। अब ये क्या कह रहा है? ये होते हैं आपके कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स और ये सबलाइम हो जाते हैं रेडिली 298 केल्विन पे। मतलब आपके रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं? इजीली सबलाइम हो जाते हैं। सॉलिड फॉर्म से कहाँ चले जाते हैं? इजीली गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, अब हमने बोला ये सारे के सारे क्या है? पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। ये सब के सब फ्लोरीन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसीलिए ये बेटा बहुत जल्दी रेडिली हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं इसीलिए कि इसके पॉइंट से रिलेटेड ही है, मतलब एक प्रॉपर्टी और है कि पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स तो है ही हैं, सबलाइम भी कर जाते हैं और ये हाइड्रोलाइज भी बहुत जल्दी होते हैं। इवन इनको तो बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत भी नहीं है, ये तो ट्रेसेस ऑफ वाटर में भी हाइड्रोलाइज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं आओ समझते हैं। अगर हम XeF2 की बात करें तो बेटा XeF2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है Xe प्लस HF प्लस O2। अगर आपका XeF2 है वो पानी के साथ हाइड्रोलाइज करोगे तो इट विल गिव यू Xe प्लस HF प्लस O2। ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं तीनों के वो VaCpR से निकलते हैं। स्ट्रक्चर्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, हमारे पास में स्टेरिक नंबर 7 अगर होता है, अगर स्ट्रक्चर्स की बात वापस चली है, XeF6 स्टेरिक नंबर कितना आया था? 7 आया था। यहाँ पे शेप आ गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसकी मैंने आपको चेक करा है कि ये चेक करके आना। पर बेटा यहाँ पे ज्योमेट्री तो हमने डिस्कस ही नहीं की। यहाँ ज्योमेट्री क्या आएगी? जैसे यहाँ ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आ रही थी, यहाँ ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल आ रही थी, पर यहाँ ज्योमेट्री कैसी आएगी? बेटा यहाँ ज्योमेट्री भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, पेंटागोनल बायपिरामिडल। यहाँ ज्योमेट्री कैसी आती है? पेंटागोनल बायपिरामिडल। 7 पोजीशन, जिनमें से एक पे आप क्या रख देते हो? लोन पेयर। बचे हुए 6 पे आ जाएंगे फ्लोरीन, तो वो ऑक्टाहेड्रल भी नहीं बन पाएगा, डिस्टॉर्टेड सा लगेगा, तो इसलिए उसका नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो। अच्छा, हमने बोला कि XeF2 का हाइड्रोलिसिस ऐसे होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। सारे हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर XeF2 की रिएक्शन हो गई हमारी डिस्कस, तो अब देखो XeF2 और XeF4 है, इनकी कैसे स्ट्रक्चर्स है? लीनियर और स्क्वायर प्लेनर, राइट। XeF2 और XeF4 जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर और स्क्वायर प्लेनर। बताओ, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। XeF6 जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आइडियली होने चाहिए स्टेरिक नंबर के हिसाब से, तो 6 तो आपके बॉन्डिंग पेयर हो जाएंगे और एक आपका क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा निकल करके आएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, गैसियस फेज में देखा जाता है। ठीक है, जीनॉन के जो फ्लोराइड्स होते हैं, इसकी और खास बात सुनो। ये स्ट्रक्चर्स वाली बात तुम्हें आती थी और ये वाली बात हमने अभी डिस्कस कर ली, हाइड्रोलिसिस वाली। अब एक नई खास बात सुनो। जो जिनॉन के फ्लोराइड्स होते हैं ना बेटा, ये 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ में रिएक्ट करते हैं कैटायन बनाने के लिए। मेरी बात को ध्यान से सुने। जिनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ में रिएक्ट करते हैं कैटायन बनाने के लिए। मतलब ऐसे स्पीशीज जो फ्लोराइड आयन ले सकते हैं उनके साथ ही रिएक्ट करेंगे कैटायनिक स्पीशी बनाने के लिए, पर फ्लोराइड आयन डोनर्स के साथ में रिएक्ट करते हैं फ्लोरो एनायंस बनाने के लिए। ये बात ध्यान से समझो, ये कई बार पढ़ के समझ नहीं आती, अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। मैंने बोला जिनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं वो फ्लोराइड आयन के साथ में रिएक्ट करते हैं। कैसे? अगर फ्लोराइड आयन के एक्सेप्टर्स हैं तो उनके साथ कैटायनिक स्पीशीज बना लेंगे, अगर फ्लोराइड आयन के डोनर्स हैं तो उनके साथ में फ्लोरो एनायंस बना लेंगे। ठीक है, कैसे काम चलता है देखना ध्यान से। मैंने बोला XeF2 है, हम Xe के फ्लोराइड्स की तो बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, PF5 के साथ में रिएक्ट करवाया
तो बेटा PF5 क्या है, फॉस्फोरस जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है ना, अगर कर सकता है यानी कि ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। जो PF5 है आपका वो क्या है, आपका फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। बोलो मानते हो ये बात? अगर PF5 तुम्हारा फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है तो बेटा ये क्या करेगा, ये सामने वाले से फ्लोराइड खींचेगा। अगर फ्लोराइड खींचेगा तो बेटा यहां क्या रह जाएगा, XCF प्लस, और वो F माइनस इधर चला गया तो यहां क्या बन गया, PCl6 माइनस। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जिनॉन के फ्लोराइड जो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कैटायनिक स्पीशीज। ठीक है, जैसे यहां देखो जिनॉन के फ्लोराइड अगर ये Sb है तो बेटा ये भी तो नाइट्रोजन फैमिली का ही है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये एंटीमनी तो है, तो ये भी क्या कर सकता है, फ्लोराइड आयन ले सकता है। अगर ये भी फ्लोराइड आयन ले सकता है तो बेटा यहां क्या रह जाएगा, XCF3, तो ये बन गया XCF3 प्लस, और ये भी क्या बन जाएगा, SbF6 माइनस। तो ये भी इस तरीके से कैटायनिक स्पीशी बना सकता है। और अगर XCF6 को मैंने किसी मेटल फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया, अगर मैंने इसे किसी मेटल फ्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया तो बेटा मेटल फ्लोराइड का क्या काम होता है, M प्लस F माइनस। क्या ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है या डोनर है? मेटल का काम होता है अपने इलेक्ट्रॉन देना, तो बेटा ये जो फ्लोराइड आयन है, ये जो स्पीशी है, ये तो क्या हो गया, फ्लोराइड आयन डोनर। और बेटा अगर ये आयन डोनर निकला तो ये F माइनस तो ये एक्सेप्ट कर लेगा XCF6, और ये कर भी सकता है क्योंकि ऑब्वियसली D सबशेल है, F सबशेल है। अच्छा, अगर जिनॉन है, D सबशेल है हमारे पास, तो यहां क्या हो जाएगा, यहाँ पे M पे प्लस आ जाएगा और XCF7 पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस वाले केस में जिनॉन वाला जो स्पीशी है वो कैसा कहलाएगा, एनायनिक स्पीशी कहलाएगा। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि जो जिनॉन के फ्लोराइड्स हैं वो बेटा अगर फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैटायनिक स्पीशी की तरह बिहेव करते हैं, और अगर फ्लोराइड आयन डोनर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनायनिक स्पीशीज की तरह बिहेव करते हैं, जहां पे मेटल आयन आपका ये कुछ भी हो सकता है इस ब्लॉक वाला। ठीक है, समझ में आई जिनॉन फ्लोराइड की एक और प्रॉपर्टी। आसान आसान बातें हैं, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें याद नहीं रखनी, बस इतना कॉमन सेंस लगाना है कि कभी भी सामने आ जाए तो तुम अटेम्प्ट कर पाओ सवाल, तुम समझ पाओ सवाल। राइट, ठीक, आगे बात करते हैं। बेटा देखो XCF2 का हाइड्रोलिसिस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था। XCF2 जो होता है वो हाइड्रोलाइज होके क्या करता है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं Xc प्लस HF प्लस O2, ये बनाता है। अब हम बात करते हैं XCF4 और XCF6 की। बेटा अगर XCF4 और XCF6 की बात करें ना, तो XCF4 जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये क्या करता है, Xc बनाता है, HF बनाता है, O2 बनाता है, एज इट इज ऊपर वाला, सिर्फ एक नया कंपाउंड बना देता है XCO3, सिर्फ एक नया कंपाउंड बना देता है XCO3। ठीक है, तो XCF4 जब हाइड्रोलाइज होता है तो बाकी प्रोडक्ट्स तो आपके सेम आते हैं, XCHFO2, साथ साथ क्या बन जाता है, XCO3। ठीक है, और अगर XCF6 का हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर बेटा और कुछ नहीं बनता, XCO3 बनता है और HF बनता है। ठीक है, ये XCO3 क्या भला है, तो बेटा XCO3 का स्ट्रक्चर आता है क्या तुम्हें, बना सकते हो क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरा, हाफ S प्लस V माइनस Q, राइट। अच्छा, सराउंडिंग एटम 0 क्योंकि ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट नहीं होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और चार्ज कितना हो गया, 0। आंसर क्या आ गया, 8/2 यानी कि 4/1। बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आया दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। बॉन्ड बनाने के लिए 3 एटम, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। क्या ये कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, कैसी शेप हो गई, पिरामिडल। जीनॉन का ट्राइऑक्साइड बना, पर बेटा ये ना बड़े काम की चीज है, ये जो बना है ना ये एक्सप्लोसिव होता है, पर इससे एक चीज बनती है जेनेट्स और परजेनेट्स, जिस पे सवाल पूछ लेते हैं हमसे, तो हमें पता होना चाहिए ये। तो बेटा ये जो बना, आपको पहली बात तो रिएक्शंस याद होनी चाहिए तीनों के हाइड्रोलिसिस की। XCF2 के हाइड्रोलिसिस से बनेगा XCHF और O2, XCF4 के हाइड्रोलिसिस से भी बनेगा XCHFO2, और साथ में क्या बनेगा, XCO3, और XCF6 के हाइड्रोलिसिस से बनेगा XCO3 और HF सिर्फ। ठीक है, अब ये जो XCO3 तुम्हारा बना है,
है ना, इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं हम, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। XCO3 जो होता है ना, ये पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए आयनाइज नहीं होता। पर जब आप इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। ये नॉर्मली पानी में सॉल्युबल होता है तो आयनाइज नहीं होता, पर अगर आप इसे किसी बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। कैसे आयनाइज हो जाता है, ये बना लेता है जेनेट आयन। क्या बना लेता है, जेनेट आयन, HXCO4-। कैसे बनाता है देखो जरा, मैंने XCO3 को क्या किया, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, क्या होगा, Na+ अलग हो गया, OH- जाके जुड़ना चाहता है, HXCO4- बन गया। ठीक है, दिस HXCO4- इज योर जेनेट आयन। अगर कोई आपसे पूछे इसमें जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बता सकते हो क्या? जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2, कर लो सॉल्व। 1 प्लस जिनॉन को x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन 4 है और हर किसी पे -2 मान लेते हैं, और ओवरऑल किसके बराबर है, -1 के बराबर, आयनिक स्पीशी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। जेनेट आयन हो गया। अब बेटा ये जो जेनेट आयन बनता है +6 वाला, ये स्लोली डिस्प्रोपोर्शनेट होने लग जाता है सॉल्यूशन में, किसके अंदर, पर जेनेट में और जिनॉन में। इंपॉर्टेंट ये है, जेनेट समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, पर वो जो जेनेट है ना वहां रुकता नहीं है, वो क्या होने लग जाता है, बेस में डिस्प्रोपोर्शनेट होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है, देखो ये जो HXCO4- है जो तुम्हारा +6 स्टेट में था, ये कन्वर्ट हो जाएगा XCO6-4- विच इज योर पर जेनेट। दिस वन इज योर पर जेनेट, जिसमें जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +8, और उसके साथ साथ जा रहा है जिनॉन में जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो देखो +6 से +8 ऑक्सीडेशन, +6 से 0 रिडक्शन। क्लियर है? तो हमारे पास में जो पर जेनेट बना वो कैसे बना, जीनेट के डिस्प्रपोर्शनेशन से। क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार जेई ने एक बार सवाल पूछ दिया कि बताओ जब हमारे पास में जेनेट्स आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो हमारे पास में 2 गैसेस निकलती हैं या 3 गैसेस निकलती हैं या 4 गैसेस निकलती हैं, 1 गैस निकलती है। तो बेटा आंसर क्या होना था, 2। एक तो आपकी ये नोबल गैस, एक तो आपकी क्या बन गई है, नोबल गैस, और एक आपकी ऑक्सीजन गैस। 2 गैसेस निकल रही हैं आपके पास में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये काफी। ठीक है जी, पर जेनेट आयन की भी बात हो गई, जेनेट की भी बात हो गई, XCO3 के बारे में भी बात हो गई। तो वही देखो, अब बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस की। अभी तक आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस का नाम कभी सुना नहीं होगा। अभी तक आप हमेशा क्या करते थे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही करते थे पानी के साथ रिएक्शन की। पर ये जो इनर्ट गैसेस है ना, इनके कंपाउंड पार्शियली भी हाइड्रोलाइज होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप ऐसे पढ़ो कि जो XCF6 है, ठीक है, वो पहले अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है XCOF4। अगर आप इसको और पानी के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये बनाता है XCO2F2, और अगर आप इसको और पानी के साथ रिएक्ट करवाते हो तो ये आपका बनाता है XCO3 और HF। HF यहां भी बनता है, HF यहां भी बनता है, बट यस दिस इज द रिएक्शन। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में तो XCO3 और HF बन जाएगा, पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अगर 1 मोल से रिएक्ट करवाया तो XCOF4 बनता है, जीनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड, और अगर 2 मोल से करवाया तो भी XCO2F2 बनता है, डाइऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन पता होनी भी जरूरी है, इन पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए आपको बताना क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स। मैंने कहा था जितना VACPR हम कवर कर पाएंगे हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस 1 मोल का हुआ तो XCOF4 बना, 2 मोल का हुआ तो XCO2F2 बना। दोनों के स्ट्रक्चर जानते हैं, XCOF4, फिर हम बात करेंगे XCO2F2 की। बेटा सबसे पहला काम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। सराउंडिंग एटम कितने हैं इस बार, 4। ऑक्सीजन तो काउंट होगा नहीं, पर चारों फ्लोरीन तो हो ही जाएंगे। जिनॉन हो गया, वैलेंस शेल में 8, और नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 0। 8 और 4 12, 12/2 6। अगर 6 आया तो मैं बोलूं क्या मेरा हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3d2, राइट। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2 तो यानी कि हिसाब से तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, परंतु शेप क्या आएगी वो चेक करना होगा। क्या देख पा रहे हो क्या, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, मतलब 5 बॉन्ड बनाने के लिए चीज है, जबकि मेरे पास में बॉन्डिंग साइड्स कितनी है, 6।
अगर बॉन्डिंग साइड से 6 और बॉन्ड बनाने के लिए चीजें हैं 5, तो छठी जगह पे क्या आएगा? लोन पेयर आएगा। अब सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर होता है, तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, 4 जगह पे तो मैंने क्या लगा दिए? फ्लोरीन लगा दिए। अच्छा, अब मैंने कहा एक ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका? ऑक्सीजन। और यहाँ ऊपर क्या लग जाएगा आपका? लोन पेयर। ठीक है, आपका XCOF4। तो बेटा ध्यान से देखो, इसका शेप कैसा हुआ? क्या इसका शेप मैं स्क्वायर पिरामिडल बोल दूं क्या? इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। राइट, मेक सेंस? अच्छा, XCOF4 हो गया। अब हम चलते हैं आगे, एक और भी तो है, XCO2F2। निकालें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। हाफ, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2, वैलेंस शेल में कितने हैं? 8, और चार्ज कितना है? 0। बेटा सराउंडिंग एटम 2 क्यों है? क्योंकि 2 ऑक्सीजन तो आप शामिल करोगे ही नहीं, आपको तो सिर्फ मोनोवेलेंट वाले काउंट करने होते हैं। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ इंटू 10, यानी कि कितनी आ जाएगी? 5, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp3d। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो इस बार शेप? मैं तो कब से बता रहा हूं, तुम लोग बता सकते हो इसका शेप कैसा होगा? ट्राई करना, एक बार पॉज करके इसका शेप निकालने की कोशिश करना। अब तो इनफ BACPR आ गया है, पॉज करिए और फिर चेक करिए। आई विल ऑल्सो हैव वाटर बाय दैट टाइम। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d आ गया। अच्छा, तो अब देखना जरा ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है, तो बेटा मेरे को एक स्वाभाविक सी बात पता है कि ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मुझे क्या निकालनी है अब? शेप। कैसे चेक करूं शेप? लगा देते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, पर ध्यान से देखो, बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स कितने हैं? 4, 5वीं जगह पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। ओके, ये जिनॉन है, ये आपके पास में 5 बॉन्डिंग साइट्स हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर जेनॉन है और 5 बॉन्डिंग साइट्स हैं, तो हम क्या करने वाले हैं? हमने बोला ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। बेटा जो फ्लोरीन है वो तो आपका ऊपर नीचे लग गया, ऑक्सीजन ऊपर नीचे क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और डबल बॉन्ड आपके कहाँ लगते हैं? हमेशा इक्वेटोरियल पोजिशन पे लगते हैं। और ये आपका क्या लग गया? लोन पेयर। ठीक है, तो आपके पास में शेप इसकी कैसी हो जाएगी लोन पेयर हटाओगे तो? बेटा क्या ये सीसॉ शेप है? शेप कैसी हो जाएगी? सीसॉ शेप। ठीक है, ओके, XCO2F2 भी समझ में आ गया। अगर XCO2F2 भी समझ में आ गया, तो क्या हमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया? क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या हो गया? क्लियर हो गया इसका अच्छे से। तो बेटा आपको हाइड्रोलिसिस की इक्वेशंस बड़े अच्छे से आनी चाहिए समझ में। हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ आना कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें अगर सवाल पूछा जाएगा तो या तो जेनेट्स पे पूछ लेता है, या इस पे लॉजिकल अच्छा सवाल, बाकी तो आसान सवाल वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये इक्वेशंस आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आती हैं तो बेटा हम ज्योमेट्री तो निकाल चुके हैं। फिर इसने करी हमसे XCO3 की बात। इसने क्या कहा? इसने कहा XCO3 आपका एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल। हम तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। XCOF4 की बात करोगे तो वो एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल। देखो ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। XCOF4 ये स्क्वायर पिरामिडल ही तो था। राइट, ठीक है, तो बेटा इसके साथ में आपके ग्रुप 18 को आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने कैसे शुरुआत करी थी? आप लोगों ने डिस्कशन शुरुआत करी थी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज से। आपने ये डिस्कस किया कि कैसे इनर्ट गैस के कंपाउंड मिले। पहले हम बिल्कुल बेचैन थे, हम अनरिएक्टिव इसको मान के चल रहे थे क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत सारी स्टडीज हुई और उसके बावजूद हमें कोई इलाज नहीं मिला। फिर नील बार्टलेट आया, उसने O2PtF6 से XCPtF6 बनाया। कैसे बनाया? उसने कहा O2 का आयनाइजेशन एनर्जी Xc के बराबर है। उससे उसने ट्राई करके देखा एंड ही वाज सक्सेसफुल।
वंस ही गॉट सक्सेसफुल, लोगों ने और कंपाउंड बनाने शुरू करे, बट हमने अभी तक जिनॉन के कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही देखे हैं, दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, हमने आज देखे भी। अच्छा, इसके बाद में क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड पता चला है, डाइफ्लोराइड, और बाकी रेडॉन का पता चला है बट वो आइसोलेट नहीं हुआ है, और हीलियम नियन आर्गन की कोई बात ही नहीं है। बेटा जो आर्गन है ना, आर्गन वो हाइड्रेट बनाता है, अपने अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे करके रख लेता है, एक फैक्ट बेस्ड नॉलेज है। पर हाँ, ऐसा सिलेबस में नहीं है बट पता हो तो। ऐसी जिनॉन जो है आपका, ये भी क्लैथरेट्स में मौजूद होता है। क्लैथरेट्स क्या होते हैं बेटा? जब आप पानी की बात करते हो ना, H2O की, तो आपने पढ़ा होगा H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनाता है आइस, तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसके केज में जो पोर स्पेसेस नहीं होते हैं, उनमें जिनॉन भी होता है। ऑल्दो वो रिएक्टिविटी भी उसकी रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेता, बट यस जिनॉन इज प्रेजेंट देयर। तो उस केज लाइक स्ट्रक्चर, उस हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर को क्लैथरेट बोलते हैं, तो ये वहां भी काम में आता है। तो हमने फिर जिनॉन के कंपाउंड्स देखे, HCF2, HCF4, HCF6। हमने इनकी प्रिपरेशन समझी। हमने कहा जिनॉन और फ्लोरीन में जब जिनॉन को एक्सेस में ले लोगे तो HCF2 बन जाएगा। जब जिनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन में हम एक पर्टिकुलर रेशो ले लेंगे तो HCF4 बन जाएगा, और उससे भी ज्यादा रेशो ले लेंगे तो HCF6 बन जाएगा, राइट। फिर हमने इनके स्ट्रक्चर समझ लिए कि HCF2 लीनियर होता है, HCF4 आपका कैसा हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर, और HCF6 कैसा हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जब ये पढ़ा तो इनका हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर जिनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स को फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ करोगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, और फ्लोराइड आयन डोनर्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस समझ लिया, आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस समझ लिया। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क था, वो क्या था कि आप लोगों को इन इनर्ट गैसेस के यूजेस पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज किया जाता है, एंड वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि उन यूजेस को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। पी ब्लॉक हमारा यहाँ पे ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तब तक रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।